देखिए आप लोग 90 नंबर सवाल, और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरे ख़त्म कर देंगे। देखिएगा इस टॉपिक में जो है इस चैप्टर में कुल 144 सवाल है। तो चलिए आज हम लोग पूरे ख़त्म कर देते हैं इसे। और जो भी भाई नए हैं वो इस सीरीज का पहले वाले वीडियो देखें। और ये सीरीज जो है आपको बिहार एसआई और बीपीएससी में रीढ़ का हड्डी साबित होगा। यहाँ से सवाल 100% आएंगे एग्ज़ाम में, आप जो है इसे ज़रूर करिए। चलिए सवाल पढ़िए, उत्तर कीजिए। 90 नंबर सवाल, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। तो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण जो है किया जाता है तो कहाँ करते हैं, किससे? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं, इसे ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखिए, हम लोग फास्ट में करने की कोशिश करेंगे। जहाँ देखेंगे कि इसका डिटेल जानना चाहिए, जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वहाँ डिटेल देख लेंगे, और आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखिए, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? क्या हो जाएगा? छाल। ऑप्शन सी सही है, छाल। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, तेजी में उत्तर कीजिए। अगले सवाल सेम टाइप के सवाल है। देखिए किस तरह से रिपीट कर रहा है सवाल। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं? तो किस भाग से? छाल से। छाल से, ऑप्शन डी सही है, छाल। ये तीनों सवाल एक ही सवाल था लेकिन भाषा अलग था सभी का। अगले सवाल, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि, जो आर्टीथर नाम की जो औषधि है उसकी प्राप्ति होती है, तो उसकी प्राप्ति कहाँ से करते हैं? बीजीय पादप से। बीजीय पादप, ऑप्शन ए सही है, बीजीय पादप। ध्यान रखें आर्टीथर औषधि जो है इसका प्राप्त कहाँ से करते हैं? इसकी प्राप्ति जो करते हैं बीजीय पादप से करते हैं। अगले सवाल, आप यहाँ पर पढ़ लें, यहाँ पर जो है आप जरूर पढ़े, यहाँ सवाल बनेगा। चलिए देख लेते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। पहली बात याद रखें। इसके बाद देखिए, एट्रेबिन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधि जो है भी मलेरिया के निदान में यूज होते हैं, तो इसे ध्यान रखें। एट्रेबिन और क्लोरोक्विन ये दोनों भी जो है मलेरिया के रोगियों में निदान हेतु यूज करते हैं। और मलेरिया जो है, यहाँ ध्यान रखें कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यहाँ सवाल बनेगा, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और इसका वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ये भी ध्यान रखें, इसका वाहक ध्यान रखें, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। बस इतना ध्यान रखें और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़िए तेजी में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, तो वो कौन है? क्लोरोक्विन। इसी क्लोरोक्विन ने प्रतिस्थापित किया है, हटाया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें क्लोरोक्विन के बारे में। तेजी में उत्तर कीजिए। अगले सवाल, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आप लोग सुने होंगे, बड़ी चर्चा में रहा था उस समय। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर पढ़िए ऑप्शन, और ये सवाल जो है आप सभी के लिए छोड़ते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन ठीक ठाक मैच नहीं है ना। आप यहाँ पर जो है पढ़िएगा इसको, और ये सवाल को उत्तर कमेंट में कीजिएगा। यहाँ से पढ़ के देखिएगा इसके बारे में आपका क्या मिलता है, क्या इसके बारे में क्या पता चलता है ना, ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किसका महत्व है? तो डाइटम। तो ऑप्शन डी सही है, डाइटम। ध्यान रखें कि एक कोशिकीय डाइटम जीवों का प्रयोग सेलुइन 350 परीक्षण से होता है। तो इसे ध्यान रखें, सेलुइन 350 परीक्षण, इससे डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में इसका यूज करते हैं। बस इतना ध्यान रखें और कुछ नहीं। और भाई के साथ तेजी में आगे बढ़े। अगले सवाल देखिए, सहतूत का फल है, तो सहतूत का फल क्या है? सिरोसिस है। सिरोसिस है, ऑप्शन ए सी है। यहाँ देखिए कि सहतूत का फल जो है वो क्या है? सिरोसिस है। और यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। बहु या मिश्रित फल है सिरोसिस। और कौन कौन होते हैं? तो अनानास ध्यान रखें और कटहल ध्यान रखें, ये भी क्या है? सिरोसिस है। चलिए अगले देखते हैं। तो अनानास और कटहल के बारे में भी ध्यान रखें। अगले सवाल को उत्तर कीजिए तेजी में।
निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो तना, कपास नहीं है। इसके बाद देखिएगा पटसन, सन और जूट, है ना, ये सब क्या है? तने हैं, ध्यान रखें। अगले सवाल का उत्तर कीजिए। लेक हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेक हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। ध्यान रखें, लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखें कि लेक हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसी कुल का होता है। ये किस कुल का पौधे? ऐसे सवाल पूछेगा। लेक हीमोग्लोबिन, ध्यान रखें कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल के पौधे हैं जो अल्फा 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 सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथि में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? अल्फा अल्फा और सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथि में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है? मानव निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, मतलब किसे जो है कृत्रिम तौर पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिए कि टिट्रिकेल जो है ये मानव निर्मित है, इसे ये जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो कौन सा अनाज मानव निर्मित है? टिट्रिकेला। अगले सवाल देखिए। केनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इन किस्मों का जो है मुख्य विशेषता क्या है? तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। इसमें क्या होती है? तो इसमें ध्यान रखें कि इसमें जो है कि तेल के रुइसिक अम्ल की बहुत ही अल्प मात्रा होता है। इस तेल में जो है, इनके तेल में रुइसिक अम्ल की बहुत ही अल्प मात्रा होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए। उत्तर कीजिए। सूक्ष्म जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है, कैसे देखेंगे आप? तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है तो अल्फांसो। ऑप्शन ए सही है, अल्फांसो। अल्फांसो, ध्यान रखिए, ये आम की एक किस्म है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और कारण जो है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो क्या सही है? तेजी में उत्तर कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो ए तो सही है, कथन बिल्कुल ही सही है, कारण गलत है। तो हम उत्तर करेंगे ए सही है, आर गलत है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर आप लोग सी टिक करेंगे। अगले सवाल देखिए। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ा यहाँ से सवाल बन सकता है, तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखें इसके बारे में। देखिए, पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। परपोषी और स्वपोषी। और स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा है रसायन संश्लेषी। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणु में पनहरित से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं जिससे ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस सवाल देखिए। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और पढ़िए आप लोग। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। और ये वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर होता है, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली व फल देने वाली वनस्पति रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। तो इनमें से जो है सभी गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही है, सभी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि सभी गलत था तो हमारा कर्तव्य बनता है इसके बारे में थोड़ा जानने। देखिए, जीवाणु है ना सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसे जो है मोनेरा जगत में रखा जाता है। मोनेरा, आप लोग है ना जगत पढ़े होंगे, 5 जगत जो है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब पढ़े होंगे। तो ये मोनेरा जगत में इसे रखा जाता है, ध्यान रखें। और जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। कुछ जीवाणु है जो लाभदायक होता है, कुछ है जो हानिकारक होता है। और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाते हैं? जीवाणु विज्ञान कहलाते हैं। जीवाणु विज्ञान में किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए, कथन पढ़िए और विचार कीजिए इस पर कि कौन सही है कौन गलत है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा
कि मरुस्थलीय पौधे का जड़ तन काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि इसे पानी नहीं मिलता है तो पानी की तलाश में ये मिट्टी के अंदर जाते रहता है। ये तो ठीक है। और कारण देखिए कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो ये गलत है। मृदा का उच्च तापमान इसके जड़ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। हम देखेंगे ए सही है आर गलत है कहाँ पर, सी नंबर है, तो ऑप्शन सी टिक करेंगे, ए सही आर गलत। मिट्टी बारिश की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण इसका जड़ देखिएगा तो लगातार जो है मिट्टी के अंदर जाते रहता है पानी की तलाश में। चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ से सवाल बनेंगे। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, ध्यान रखें कि आपको सवाल पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देके कौन मरुस्थलीय पौधा है, तो मरुस्थलीय पौधा का नाम ध्यान रखें, कैक्टस, मदार और क्या है घिक्वार। ये जो है मरुस्थलीय पौधे हैं जो कि सूक्ष्म वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने में सक्षम होता है। इन पौधे में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं, मिट्टी में काफ़ी लंबे तक चल जाते हैं अंदर, भूमि के अंदर। इसके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत है ना होते हैं, तो ध्यान रखें। और इसके जो पत्ती होते हैं वो कांटे में चेंज हो जाते हैं ताकि जल वाष्पोत्सर्जन कम हो। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 108 नंबर सवाल देखिए। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि देखें कि जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, तो ऑप्शन बी सही है। और अगले सवाल मरुस्थलीय है ना, अगले सवाल देखिए। मरुस्थल में फ्रीएटोफाइटस मिलते हैं, तो मरुस्थल में फ्रीएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें क्या होंगे, तो लंबी मूसला जड़ होते हैं, मतलब जड़ जो होंगे इसमें लंबी होंगे। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, तो इसके बारे में बता दिए हैं, ध्यान रखें। फ्रीएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं है ना, जिसमें जल को संचित रखने के लिए विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इस पौधे की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है, इसकी जड़ जो है काफ़ी ही लंबा होता है क्योंकि जल की तलाश में ये भूमि के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं, तो इतना ध्यान रखें। देखिए सूक्ष्म जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, तो सूक्ष्म जलवायु के भली भांति अनुकूलित, तो इसे क्या कहते हैं, मरुद्भिद, मरुस्थलीय पौधे। देखिए सूक्ष्म वातावरण या मरुद्भिद जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। ध्यान रखें, जीरोफाइट है ना, मरुद्भिद ध्यान रखें, जो कि अपने शरीर को सूक्ष्म वातावरण के प्रति क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से अनुकूल बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर फिर से देख ले कि मरुद्भिद पौधे के नाम ध्यान रखना है, तो फिर से देख लें आप लोग क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा। नागफनी, मदार, नेरियम और ब्रायोफिलम, ये सब क्या है, मरुद्भिद है। इससे पहले बताए थे इसके जो पत्ता होते हैं वो कांटे में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पत्ती जो है कांटे में बदल जाता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। पत्ता रहेगा तो धूप पड़ेगा, वाष्पोत्सर्जन होगा है ना, तो ये अपना जीवन को बचाने के लिए पौधे ऐसा करता है कि लो पत्ते को जो है पत्ते को कांटे में बदल देते हैं। तो ऐसे पौधे बहुत ही चालाक होते हैं, अपने पत्ते को कांटे में बदल देते हैं। तेजी में कीजिए अगले नंबर सवाल। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो मांसल होते हैं, ऑप्शन बी सही है, मांसल। चलिए अगले सवाल देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलोफाइटस। हेलोफाइट कहें या हेलोफाइटस कहें, एक ही बात है, जो आपको आसान लगता है सो बोलिए। अगले सवाल देखिए। कथन पर विचार करना है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, तो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये बिल्कुल सही है। और गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, बिल्कुल गलत है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे थैलोफाइटस कहलाते नहीं, नमकीन पानी में उगने वाले पौधे अभी पढ़े थे है ना, क्या कहलाते हैं, आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए, क्या कहलाते हैं, तो ये थैलोफाइट्स नहीं कहलाते हैं। और सुषुप्त अवस्था जोड़ने वाला हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन, तो ये सही है, तो 1 और 4 सही है।
तेजी में बताइए आप लोग, नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? थेलोफाइट नहीं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उसे? अभी पढ़े थे इससे पहले वाले सवाल, तेजी में उत्तर कीजिए। चलिए देखिए अगले नंबर सवाल, तो क्या कहलाते थे? हेलोफाइटस। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को ध्यान रखें, हेलोफाइटस कहते हैं। देखिए एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो यांत्रिक अवलंब के लिए तो ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखिए, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है। उसे अवशोषण किस माध्यम से करता है? जड़ों के बालों से, तो ऑप्शन बी डी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए हाइड्रोफाइटस कहते हैं, तो हाइड्रोफाइटस किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधा होता है हाइड्रोफाइटस, अभी पढ़ चुके थे, इससे पहले भी पढ़े थे, सेम सवाल आया था। लोग पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो क्या परिणाम देता है? जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, तो ऑप्शन ए सही है। तेजी में आगे बढ़िए, यहाँ पर आप खुद पढ़ लीजिए, इनमें से किसका सही सुमेल नहीं है? तो किसका सही सुमेल नहीं है? तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, बिल्कुल ही गलत है। तृणभक्षी जो है शाकाहारी होते हैं। चलिए अगले देखते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक के अंतर्गत जो है कौन आता है? हरित पादप, तो ऑप्शन डी सही है, हरित पादप। आगे बढ़िए, देखिए आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है किसे? मीथेन, मीथेन। चलिए इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना है, तो चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण समान जीवाणु से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं। ये दलदल वाले स्थान, जो दलदल वाले ज़मीन होते हैं और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखें कि यह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दलदली स्थान में और पशुओं के रूमेन में पाए जाएंगे, और इसके उपयोग में जो है मीथेन जो है इसके उत्पादन में प्रयोग होता है। बस इतना ध्यान रखें, 2-4 बात हो गया और कुछ नहीं। आगे बढ़िए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है कैसे श्वसन करते हैं? तो कीट के बारे में आप सभी पढ़ रखे होंगे, वातक तंत्र के द्वारा अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पे वातक तंत्र। चलिए अगले सवाल देखते हैं, उत्तर कीजिए। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? तो ये तो फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप के सवाल। तो क्या होते हैं? तो जमी हुई झील में जो है अंदर पानी नहीं जमता, आप सभी को पता होगा, ऊपर ही जमी रहता है। तो देखिए तलों के निकट पानी नहीं जमता, तो ऑप्शन सी मार के निकल जाइएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, आप सभी को पता होगा। ये जल से बाहर निकाल ली जाने पर जो मछली होती है मर जाती, तो मछली को जल से बाहर निकालते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं ये पूछ रहा है। तो वे जो है सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऑप्शन सी करेंगे, सांस नहीं ले पाते हैं वो, सिंपल सी बात है। चलिए अगले सवाल देखिए, मछली में समानता श्वसन होता है, तो मछली किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो गलफड के द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, गलफड। देखिए सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब लाल होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए आप, है ना, और सब यहाँ से सवाल बनेगा। देखिए केरोटीन, तो आप लोग जानते हैं केरोटीन गाजर में जो रंग होते हैं केरोटीन के कारण, टमाटर में जो है ना, टमाटर में जो कलर होते हैं किसके कारण? ध्यान रखें, लाइकोपीन के कारण। और पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल, हल्दी जो होते हैं वो जेंथोफिन के कारण, ध्यान रखें, हल्दी में जेंथोफिल। और चुकंदर में जो है बीटरनिन वर्णक होते हैं, ये ध्यान रखें, यहाँ पर आप जरूर इसे ध्यान रखें। देखिए अभी पढ़ चुके थे टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग? लाइकोपीन, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन। चलिए अगले सवाल देखिए, तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? सभी को पता है, आप सभी को पता है, तुरंत पढ़े हैं, केरिका जेंथिन। पपीते में पीले रंग का कारण ध्यान रखें, केरिका जेंथिन। आगे बढ़िए, आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, बस इतना ध्यान रखिए, पपीता जो में विटामिन ए पाया जाता है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और ये जो है ये करंट से जुड़ा हुआ सवाल है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। 129 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंध है? तो कौन जो है एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो यहाँ देखिएगा चीनी है ना, और अमेरिकी, भारतीय और काले जो है अफ्रीकी, ये एक ही से संबंधित है। ये सभी जो है होमो सेपियंस से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये सभी जो है एक ही स्पीशीज से, जिसका नाम है होमो सेपियन, से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए करेंगे। अगले सवाल देखिए, खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर जो है कवक है। खमीर क्या है? कवक है। तो ऑप्शन बी सही है, कवक। चलिए अगले सवाल, ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम भी क्या है? कवक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, फफूंद। फफूंद, ईस्ट और मशरूम ध्यान रखें, ये भी कवक है, और कवक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं, ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? अभी पढ़ चुके थे, ईस्ट और मशरूम ये कवक होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, कवक। आगे अगले सवाल, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम है। तो रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम होता है वो क्या है? फंगी, कवक है, कवक है। चलिए, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो उत्तर कीजिए आप लोग। कपास में जो है सेलुलोज जो है इसके प्रमुख घटक है कपास का। अगले सवाल, ध्यान यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लें कि इसमें जो है कपास में क्या क्या होता है। तो इसमें देखिएगा तो वसा, प्रोटीन है ना, प्रोटोप्लाज्म, खनिज आदि पाए जाते हैं। और इसकी प्रतिशत ध्यान रख ले, 91 से 94% तक है ना सेलुलोज की मात्रा होती है, और जल की मात्रा जो है 6 से 8% तक जल की मात्रा है। अगले सवाल, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल से बनते हैं, आप सभी को पता है ना। लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल से। तो ऑप्शन बी सही है, कवक और शैवाल। तो इसके वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वही बात को रिपीट करेगा ये। चलिए अगले सवाल देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनते हैं, जिसे कहते हैं। तो कवक और शैवाल को मिलाते हैं तो लाइकेन बनता है, तो इसे क्या कहते हैं बताइए? तो म्यूट यूलिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? म्यूट यूलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, म्यूट यूलिज्म, म्यूट यूलिज्म। चलिए अगले सवाल देखते हैं, ध्यान रखें, कवक और शैवाल को मिलाने से जो बनता है लाइकेन, उसे क्या कहते हैं? म्यूट यूलिज्म बोलते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 37 नंबर सवाल। 137 नंबर सवाल, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर है? तो लाइकेन पढ़ चुके हैं, कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल, तो ऑप्शन बी सही होगा, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल, तो ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट में आगे बढ़िए। चलिए तेजी में अगले सवाल देखते हैं, क्या है? नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ध्यान रखिए, नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो ये कॉपी से प्राप्त होता है। चलिए मतलब पोस्ता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, पोस्ता। नुस्कापीन ध्यान रखें, पोस्ता से प्राप्त करते हैं, नुस्कापीन पोस्ता से प्राप्त करते हैं। अगले सवाल, हीरोइन प्राप्त होती है। तो हीरोइन आप लोग सुने होंगे, कई लोग हीरोइन के धंधे में पकड़े जाते हैं, है ना। ये फिल्म के जो मूवी का हीरोइन नहीं है, ये ध्यान रखें, कुछ भाई को पता नहीं है। तो हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। ऑप्शन बी सही है, अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई को पता नहीं होगा। तो देखिए, हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है, सफ़ेद रंग का पाउडर है, जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। अगले सवाल, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन किससे प्राप्त करते हैं? तेजी में उत्तर कीजिए, मॉर्फिन जो है किससे प्राप्त करते हैं? तो ये फल से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, मॉर्फिन फल से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी सही है, फल। चलिए अगले सवाल देखिए, यहाँ पर आप CNS का फुल फॉर्म ध्यान रख लें और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ लीजिए खुद से। अगले सवाल देखिए आप लोग, अफीम प्राप्त की जाती है तो अफीम किससे प्राप्त करते हैं? तो बिना पके हुए लेटेक्स से। तो ऑप्शन सी सही है ना, बिना पके फल के लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है आप लोग तेजी में बताएं, लेटेक्स क्या होता है? देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कि अफीम के पौधे के दूध को ही उसके लेटेक्स बोलते हैं, पौधे के दूध को लेटेक्स बोलते हैं, को सुखा कर बनाया गया है पदार्थ है। तो अफीम के बारे में पता चल गया कि पौधे के दूध को सुखा कर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके
कच्चे अपरिपक्व फल में जो है एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, और जो निकल कर क्या होता है, सूख जाता है। तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना इसमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है लेटेक्स क्या है, इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलिए अगले सवाल देखिए, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो अफीम पोस्ता पौधे के जो है किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो अधपके फल से। तो ऑप्शन सी सही है, अधपके फल से। अगले सवाल, अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो क्या है? अफीम का मुख्य अवयव है। चलिए अगले देखिए, अगले सवाल के उत्तर कीजिए। आप लोग यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर आप लोग खुद से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बारे में पढ़िए। पेपेबर सोमनीफेरम क्या है, इसके बारे में पढ़िए। चलिए अगले सवाल 144 नंबर सवाल, और जो है इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर पूरी तरह से। आप लोग उत्तर कीजिए, अफीम का है ना वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ये वीडियो आपके लिए छोड़ देते हैं, सॉरी ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, ये वीडियो तो है ना आपके लिए है ही। चलिए इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें।